डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज की ये क्लास भारतीय संविधान की क्लास है, जिसमें हम आज संविधान सभा पढ़ेंगे कि आखिर संविधान बनाने से पहले जिस संविधान सभा का निर्माण हुआ वो निर्माण कैसे हुआ, कैसे भारतीयों में भारतीय संविधान के प्रति चेतना जागी और किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये सब आज की क्लास में देखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा हेडिंग है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद से भारतीयों में राजनैतिक चेतना जागृत हुई और धीरे धीरे यह भावना गहरी होती गई कि भारतीय अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। मतलब 1885 के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, मतलब उनके अंदर ऐसी भावना जागृत हो गई कि वे अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे, अर्थात भारत में कैसे क्या होगा इसका निर्धारण भारत के लोग ही करेंगे। यह भावना जागृत हुई। आगे कहा गया है कि पहली बार भारतीय संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन भारतीय चिंतक मानवेंद्र नाथ राय है, MN राय द्वारा किया गया। पहली बार संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन का मतलब है कि संविधान सभा के लिए पहली बार एक तरह से राय दिया गया मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, और इसके बाद समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग उठती रही। मतलब भारत में जगह जगह पर एक संविधान सभा बनाने के लिए मांग उठती रही। आगे कहा गया कि इन मांगों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। जब सभी ओर चारों ओर यह मांग उठने लगी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसे अगस्त प्रस्ताव बोला गया। उसी प्रस्ताव में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब ऐसे ही कह दिया कि हाँ एक संविधान सभा बनाई जाएगी, और उस मांग को स्वीकार किया। आगे कहा गया कि अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा अंतिम रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अंततः का मतलब कि आखिरी में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं कि कौन से योजना के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना कहा गया उसे, और उसके द्वारा अंतिम रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मतलब यह स्वीकारा गया कि हाँ एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए भारत में। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जब संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे क्लीमेंट एटली। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या था आखिर। दिया है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत भेजा। क्या कहा गया कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन? क्लीमेंट एटली, उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल, मतलब अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों, कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत भेजा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किन लोगों को भारत भेजा गया था या उसके सदस्य कौन कौन थे? तो वह होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यही तीनों थे। ये तीनों भारत आए। उसके बाद क्या हुआ कि इस मिशन में संविधान सभा के गठन के लिए निम्न प्रस्ताव रखे गए। मतलब संविधान सभा का गठन किस आधार पर होगा, उस आधार को 3 भागों में बांटा गया। पहला आधार था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुना जाना तय हुआ। मतलब भारत में जितनी भी जनसंख्या थी, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाना तय हुआ। मतलब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में होगा। सेकंड था कि प्रांतों को आवंटित स्थान उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित करना। मतलब जितने भी प्रांत जो भी थे, उनको जो स्थान दिया जाना था, उन प्रांतों में निवास करने वाली जातियों के आधार पर ही उन स्थानों का आवंटन होना था। मतलब कहा गया कि प्रांतों में जो जातियां जितने स्थान में रहती हैं, उसी प्रकार से उन स्थानों का बंटवारा उनमें किया जाएगा। तीसरा कहा गया कि देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल होंगे। मतलब जितने भी छोटे छोटे देशी रियासतों के जो राजा थे, ये भी कहा गया कि वे राजा भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आगे कहा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, 389। मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत, मतलब इस योजना में यह कहा गया कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे, उनकी संख्या जो होगी वह 389 होगी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, मतलब ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे वहाँ से 292 सदस्य, 93 देशी रियासतों से, मतलब 93 जो रहेंगे, वे जो देशी रियासतें छोटी छोटी थीं, उनके राजा जो थे वे सदस्य के रूप में 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से होने थे। यह भी याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में बहुत पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे, या फिर देशी रियासतों से कितने थे, या फिर चीफ कमिश्नर से कितने थे। यह सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मतलब संविधान सभा में केवल एक जो हैदराबाद रियासत थी, वहाँ के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रियासत के प्रतिनिधि या फिर राजा संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो वह हैदराबाद इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। कहा गया कि संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर, यहाँ से याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब डेट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा कि संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को समवेत अर्थात शुरू हुई। संविधान सभा जो शुरू हुई, वह शुरू हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी का मतलब कि वह हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, उनको बीच में कभी भी उनके स्थान पर दूसरे को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आंसर होता है सच्चिदानंद सिन्हा। आगे कहा गया इनके चुनाव का आधार वरिष्ठता को बनाया गया, ऐसा करना फ्रांस से प्रेरित था। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? मतलब सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सबसे अनुभवी व्यक्ति संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, और ऐसा करना फ्रांस से प्रेरित था। मतलब फ्रांस के संविधान सभा में भी ऐसा किया गया था, और वहीं से प्रेरणा लेकर भारत के संविधान सभा में भी ऐसा किया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद, किसके? अर्थात 9 दिसंबर 1946 के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ऐसे याद कर सकते हैं कि 9 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर
1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कहा जा रहा है कि इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर, ये तीनों डेट 2-2 दिन के अंतराल पर हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी, यहाँ पे याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान में उद्देश्य क्या रहेगा, उसी के प्रस्ताव को इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। यह तो सबको पता है, जनरल चीज़ है यह, कि संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। आगे आप देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसमें कई समितियां बनी हुई थी। इसमें कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें दिया हुआ है। प्रमुख समितियों के नाम इधर लेफ्ट साइड में लिखा गया है। फर्स्ट है इसमें संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 2-2 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इसको याद करना आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य, मुख्य सदस्य तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ही, अन्य सदस्य यहाँ पे दिया है। फर्स्ट एन गोपाला स्वामी अयंगर। सेकंड है अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। थर्ड है टी कृष्णामचारी। यहाँ लिखा गया है कि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, मतलब 1948 से पहले डीपी खेतान जो थे वह प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे और उनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामचारी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मतलब के एम मुंशी। और छठे थे एन माधवराव, बीएल मित्र के स्थान पर। पहले बीएल मित्र थे, फिर इनके स्थान पर एन माधवराव को बनाया गया। आगे इसमें कहा गया है कि बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यहाँ पहले देख लेते हैं बीएन राव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो यहाँ पे आंसर होगा बीएन राव। इसमें कहा गया कि महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को, ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यहाँ पूछा जाता है कि संविधान का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा या कब पेश किया गया, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को। अंतिम रूप से संविधान सभा में 22 भाग, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ रखी गई। यहाँ पूछा जाता है कि संविधान बनने के बाद कितने भाग थे, अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियाँ, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूचियां रखी गई। प्रस्तावना भी इस मूल संविधान में शामिल थी। उस समय तक प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसे पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। मतलब जब पूरा संविधान देश में लागू हो गया, उसके बाद प्रस्तावना को भी लागू किया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और संविधान को अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि अपने देश के संविधान को जानना प्रत्येक नागरिक के लिए अति आवश्यक है। इसके अगले भाग की क्लास जल्दी ही अपलोड होगी। इसी के साथ बाय।